बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि विगत कई दिनों से ऑनलाइन माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, जिसमें कि मैं तमाम वीडियो क्लिप्स आपको भेज चुका हूं। अब हम दूसरी यूनिट में हैं, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। अंग्रेजी में उसे कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री, जिसे मैंने सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर रखा है। पहला भाग है उत्प्रेरण, जिसके हम चर्चा कर ही रहे। अंग्रेजी में इसे एंजाइम से कहा जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। आइए इस पर हम चर्चा करने से पहले हम आपको थोड़ा पहले लिए चलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, विभिन्न प्रयोगशालाओं में, तमाम इंडस्ट्रीज में विभिन्न प्रकार के उत्पाद, रासायनिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में बहुतायत मात्रा में प्रयोग करते हैं। उनमें से तमाम रासायनिक क्रियाएं जो प्रयोगशालाओं में या उद्योगों में ऑपरेट होती हैं, चलती हैं, जिनके माध्यम से उत्पाद बनाए जाते हैं, उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। वे उत्प्रेरक रासायनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि जो जीवधारियों का शरीर होता है, उनमें से हम मानव की बात मैं करता हूँ। हमारा जो मानव का शरीर है वह सैकड़ों मशीनों का एक ढांचा है, सैकड़ों मशीनों के संग्रह का एक ढांचा है। हमारे शरीर में सैकड़ों मशीनें चल रही हैं जो जैविक क्रियाएं संपन्न कराती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम पाचन क्रिया को देख लें तो पाचन क्रिया में भोजन के बड़े बड़े अणुओं का पाचन होता है, सूक्ष्म अणुओं में वो परिवर्तित होता है। वैसे ही जैसे कि बाहर हम चक्की के माध्यम से गेहूं पिसवाते हैं, आटा बनवाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में पाचक अंग हैं जो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को विघटित करके, पीस करके उसे इस लायक बनाते हैं कि हमारी छोटी आंत द्वारा वो अवशोषित हो सके। इसी प्रकार से श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, तमाम तंत्र हमारे शरीर में काम करते हैं। इन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहा जाता है। ये जैविक क्रियाएं एक प्रकार से जैविक रासायनिक क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे शरीर में श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, ऑक्सीकरण, ये तमाम क्रियाएं जैविक रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ध्यान रहे, ये जो जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, जिन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ये भी अपने अनुसार कभी कभी धीमी गति से चलती हैं, किसी वजहों से, कुछ कारणों से। तो इनके वेग को भी उत्प्रेरित करने की, अर्थात इन्हें तेज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जिन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम जैविक रासायनिक क्रियाओं के वेग को उत्प्रेरित करते हैं, बढ़ाते हैं। ध्यान रहे, क्योंकि शरीर एक जैविक होता है, जीवित पदार्थ का बना हुआ शरीर होता है। उसके अंदर जो क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, जो इसके अंदर इनकी रासायनिक क्रिया को, वेग को, दर को जो बढ़ाते हैं, वे भी जैविक पदार्थ होता है, वह एंजाइम होता है। तो अब आइए एंजाइम की परिभाषा हम यहाँ बता सकते हैं। एंजाइम क्या है? ये उच्च अणुभार वाले, ध्यान रहे, इनका अणुभार क्या होता है? उच्च होता है। उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ध्यान रहे, एंजाइम कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसके पहले जो उत्प्रेरक हुआ करते थे वो अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों हो सकते थे, लेकिन हमारा जो एंजाइम है वो कार्बनिक यौगिक होता है। इसका अणुभार बहुत ही उच्च होता है। अगला पॉइंट ये समझ लीजिए कि ये प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। इनमें नाइट्रोजन अवश्य पाया जाता है, और ये जैविक रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं।
तो परिभाषा फिर से ध्यान दें, एंजाइम जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनका अणुभार उच्च होता है, ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये जैविक रासायनिक क्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं, बढ़ाते हैं। ध्यान रहे ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, इनमें नाइट्रोजन अवश्य पाया जाता है। और एंजाइम सभी प्रकार के जीवधारियों में, चाहे वह जंतु हो या पादप हो, ये दोनों में बनता है। तो एंजाइम इज ए हायर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये बहुत ही जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनका अणुभार बहुत उच्च होता है, ये नाइट्रोजन युक्त होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं, और सभी प्रकार के जीवधारियों में, चाहे वह जंतु हो या पादप हो, सब में ये बनते हैं। तो इस प्रकार से ये था एंजाइम की परिभाषा। यह भी रासायनिक अभिक्रिया को समाप्त करने के बाद ज्यों के त्यों प्राप्त हो जाते हैं। अब आइए हम इनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। एंजाइम के सबसे पहले विशेषता ये है, जिसको हम इनकी परिभाषा में ही जिसका उल्लेख कर चुके हैं, ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनका अणुभार उच्च होता है, ये नाइट्रोजन युक्त होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं, और ये जैविक रासायनिक क्रियाओं के वेग को उत्प्रेरित करते हैं, वेग को बढ़ाते हैं। जैसे जैविक रासायनिक क्रियाएं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन इत्यादि, ये तेज हो जाती है। जहाँ तक एंजाइम की बात है, बिल्कुल उत्प्रेरक की भांति यह भी अपने कार्य में विशिष्ट होते हैं। ध्यान रहे, जो एंजाइम जिस जैविक क्रिया को प्रभावित करता है, उत्प्रेरित करता है, वह उसी को उत्प्रेरित कर सकता है, सब में नहीं। जिस प्रकार से एक ताले में एक विशिष्ट प्रकार की चाबी लगती है, दूसरी चाबी उसमें नहीं लग सकती, उसी प्रकार से एक एंजाइम खास रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। इस बात को भी ध्यान दें कि एंजाइम एक निश्चित तापक्रम पर, जो इसका मानक तापक्रम है, अनुकूल तापक्रम है, वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही ये अधिक सक्रिय होता है। इसके अगर नीचे है ताप, मान लिया जाए तापक्रम घट करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच गए, तो एंजाइम काम नहीं करते, क्योंकि ये प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनएक्टिव हो जाता है। और 35 के ऊपर जैसे जैसे टेम्परेचर जाने लगता है, इनकी क्रियाशीलता कम होने लगती है, और अगर 45 हो जाए, 50 हो जाए, ये डीनेचुरेट हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन के बने होते हैं, ये बिल्कुल काम नहीं करते, क्योंकि प्रोटीन 35 के ऊपर जाते जाते डीनेचुरेट होने लगती है, विकृत होने लगती है, समाप्त होने लगती है। एक बात और ध्यान दें कि एंजाइम एक निश्चित पीएच मान पर काम करते हैं। इनका जो पीएच मान निर्धारित है वो 5.7, अगर इससे कम है तो इनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है, ज़्यादा है तब भी इनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। अब अगली कड़ी में हम इनके उदाहरणों के बारे में बताएंगे, कुछ और विशिष्ट। अगले क्लिप में आपका पुनः स्वागत है। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, आपको बता भी मैं चुका हूँ, एंजाइम उच्च अणुभार वाला जटिल कार्बनिक यौगिक है, जो नाइट्रोजन का बना हुआ होता है, नाइट्रोजन युक्त होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, सभी प्रकार के जीवधारियों में ये पाया जाता है, और जैविक रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। अब आइए चलते हैं इसके उदाहरणों में। सबसे पहले हम सभी बच्चे हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि पाचन क्रिया जब होती है, तो उसमें जब भोजन हमारा मुंह में जाता है, यहीं से एंजाइम का रोल प्रारंभ हो जाता है। जो हमारी सलाइवा है, अर्थात लार है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, टॉयलिन या एमाइलेज, वह भोजन का पाचन करता है। जब भोजन हमारा आगे आमाशय में जाता है, तो वहाँ ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसी तरह से आगे जैसे जैसे भोजन बढ़ता जाता है, वैसे ही तमाम प्रकार के एंजाइम भोजन के पाचन में सहयोग करते जाते हैं। ये ध्यान रहे, इनमें से कोई एंजाइम न बने, न हो, तो पाचन क्रिया प्रभावित हो जाती है, जिससे हमारा पाचन डिस्टर्ब हो जाता है। इसी प्रकार से श्वसन क्रिया है, उत्सर्जन क्रिया है, ब्लड का सर्कुलेशन है, सब में
खास प्रोटीन से बने हुए एंजाइम काम करते हैं। अब आइए देखते हैं एंजाइम के उदाहरण। सबसे पहले हम ये देखें कि इसको हम एक उदाहरण द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि सुक्रोज जो चीनी है या माल्टोज का, दोनों सूत्र एक ही है, C12H22O11। अगर इसमें हम जल मिलाते हैं और ईस्ट इसमें किण्व हम डालते हैं तो ये किण्वन क्रिया यहाँ पर होती है इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। यहाँ इन्वर्टेज एंजाइम चीनी को C12H22O11 को, यानी सुक्रोज को या माल्टोज को या लैक्टोज, सबका ही अणुसूत्र है। फिलहाल हम यहाँ सुक्रोज ले रहे हैं चीनी। उसमें जब हम जल मिलाते हैं, ईस्ट अर्थात खमीर किण्व है और इन्वर्टेज एंजाइम यहाँ यूज किया जा रहा है। यह इसको किण्वन क्रिया के माध्यम से इसको तोड़ देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 और यही सूत्र फ्रक्टोज का भी होता है C6H12O6। अगर इन्हीं चाहे ग्लूकोज लें या फ्रक्टोज लें, पुनः C6H12O6 अगर यहाँ पर हम एंजाइम के तौर पर बदल दें, इन्वर्टेज के बाद अगर हम जाइमेज ले लें, यहाँ जाइमेज और ईस्ट की उपस्थिति में किण्वन क्रिया कराएं, तो इसी ग्लूकोज या फ्रक्टोज से हम एथिल अल्कोहल बना सकते हैं 2C2H5OH और प्लस CO2 2CO2। तो एथिल अल्कोहल बनाने किण्वन विधि से ये प्रक्रिया भी है कि हम प्रतीव शर्करा, जिसे सुक्रोज कहते हैं, इससे हम, या सीरा कहते हैं, इससे हम जल और खमीर की उपस्थिति में इन्वर्टेज एंजाइम और जाइमेज एंजाइम से हम इसको एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान रहे कि जितने भी प्रायः अधिकतर जो एंजाइम हैं उनमें ASE प्रायः लगता है। इसका एक कारण है, ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, इसलिए इनके नामकरण में ASE प्रायः लगा आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी एंजाइम होते हैं जिनमें ASE नहीं लगता है। तो ध्यान दें। आइए हम कुछ और एंजाइम के उदाहरणों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर अगर माल्टेज एंजाइम है तो ये जान लीजिए कि ये माल्टोज को, जिसका सूत्र C12H22O11 पर जल की क्रिया अगर हम कराएं और यहाँ पर माल्टेज एंजाइम रखें तो ये ग्लूकोज के 2 अणुओं में इसको विभक्त कर देता है। ध्यान रहे, अगर हम सुक्रोज लें, सुक्रोज को सुक्रेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में जल से क्रिया कराएं तो यहाँ पर वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। अगर हम यूरिया लें NH2CONH2 तो यूरिएज नामक एंजाइम यहाँ पर यूरिया को अमोनिया और CO2 गैस में विभक्त कर देता है, तोड़ देता है। तो जाहिर सी बात है कि यूरिएज एंजाइम बहुत ही उपयोगी है, जो कि यूरिया को ये तोड़ रहा है किसमें, अमोनिया में और CO2 गैस में। जो हमारी बॉडी है, जब पेशाब की छनाई होती है किडनी द्वारा, जो छनित होता है, उसमें यूरिया होती है, जिसे यूरिएज एंजाइम अमोनिया और CO2 गैस में तोड़ देता है और इस तरह से यूरिया वहाँ हमारे शरीर से बाहर आ जाती है अमोनिया और CO2 गैस के रूप में। तो ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो उनमें हम प्रायः ASE लगा हुआ देख सकते हैं। तो हम यहीं आपसे विदा लेंगे। एंजाइम जो है ये समाप्त हुआ। कल अगले दिन हम कोलाइडी विलयन पर चर्चा करेंगे।